हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे की चेंजेस अंडर द जीएसटी। लेट्स सी। एज यू ऑल नो, 1 फरवरी 2023 को हमारा यूनियन बजट आया फॉर द ईयर 2023 के लिए। तो उसके अंदर जीएसटी के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस हुई हैं उसको कट शॉर्ट में इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेजर चेंज आया है वो क्या है? The supplier making supply of goods through e-commerce like Amazon, Flipkart, etc. can opt for a composition levy. As you all know, आपको पता था कि पहले क्या होता था कि जब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर अपने गुड्स को सेल करना चाहते हैं तो कंपोजिशन स्कीम वाले जो पर्सन्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जा सकते थे। तो सिंपल से अगर वो कंपोजिशन के अंदर भी हैं तो उनको ई कॉमर्स में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए प्रॉपर जीएसटी नंबर लेना पड़ता था। तो अब उस केस में उन्होंने कुछ कैटेगरीज के लिए और गुड्स के लिए उन्होंने कंपोजिशन लिवाई के लिए ऑप्ट कर दिया है कि कंपोजिशन स्कीम वाले जो पर्सन्स हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने गुड्स को सेल कर पाएंगे। बट उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम डिटेल्ड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, if the payment is not made to the vendor within 180 days from his bill date, interest will have to be paid on the ITC availed as per the rate specified in section 50 of CGST Act 2017। तो इस पॉइंट के अंदर क्या चेंज उन्होंने क्या किया है कि अगर 180 डेज के अंदर आपने अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं की है, ठीक है, तो उस केस में आपने जो आईटीसी लिया हुआ है तो उस आईटीसी को एक तो आप रिवर्स करोगे और उस आईटीसी के ऊपर आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे। हाँ, लेटर ऑन अगर चाहे आप 180 डेज के बाद अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आप उसका अवेल कर पाओगे। ठीक है, जिस पॉइंट के अंदर यही है, दैट मीन्स आपको अपने वेंडर को विद इन टाइम, विद इन 180 डेज उसकी पेमेंट करनी है। और अगर आपने पेमेंट नहीं की तो जो आपने आईटीसी क्लेम किया हो आईटीसी को भी आप रिवर्स करेंगे प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जब अगर आप 180 डेज के बाद जब भी आप उसकी पेमेंट करेंगे तो आप उसका आईटीसी जो है वो क्लेम कर पाएंगे। लेकिन आईटीसी तो आप क्लेम कर पाओगे लेकिन जो इंटरेस्ट है वो बर्डन आपको बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, supply of warehouse goods to any person before clearance for home consumption will be considered an exempt supply to calculate the reversal amount under Rule 42 of CGST Rules 2017। आपको पता है कि हम लोग रिवर्सल के लिए अपने प्रोपोर्शनेट करते हैं कि कितनी हमने एग्जाम सप्लाई की है, कितनी हमने जीएसटी टैक्सेबल सप्लाई की है। ठीक है, कुछ केसेस में क्या, अगर तो 100% आपकी टैक्सेबल सप्लाई है तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों केसेस हैं, हमारे पास एग्जाम सप्लाई भी है और टैक्सेबल सप्लाई भी है, तो हम अपना आईटीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करते हैं। तो उस केस के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर आप सप्लाई करते हो वेयर हाउस गुड्स को 20% बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो उस वेयर हाउस गुड्स की सप्लाई को एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर ट्रीट किया जाएगा। Next, CSR expenditure incurred in furtherance of business is not eligible for ITC। CSR एक्सपेंडिचर क्या है? आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप CSR के अंदर कोई भी खर्चा करते हो तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये इन्होंने क्लियर कट यहाँ पे डिफाइन कर दिए। कई बार इसके क्या है, इसके लिए ना क्वेरी आती थी कि सीएसआर के लिए अगर आपने किया वही एक्सपेंडिचर आपने अगर बिजनेस के लिए किया तो आपको मिलेगा, लेकिन क्या आपने सीएसआर के लिए किया है तो आपको क्या उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस यूनियन बजट के अंदर उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि सीएसआर एक्सपेंडिचर अगर आप कोई भी कर रही हो तो उसके लिए आईटीसी जो है वो आपको नहीं मिलेगा, आईटीसी के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा आपका। नेक्स्ट, any business owner engaged exclusively in supplying of goods or services or both that is not liable to tax or wholly exempt from tax is not liable to register even if he is liable to pay tax under RCM। तो ये इन्होंने एक मेजर रिलीफ दिया है। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, दैट मीन्स अगर कोई पर्सन एंगेज है किसके अंदर, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के अंदर या दोनों के अंदर, जो कि आपका एग्जम्प्ट है, कहाँ पे एग्जम्प्ट है? टैक्स से एग्जम्प्ट है, जो कि हमें डिफाइन कौन से करते हैं? सेक्शन 23 हमें डिफाइन करते हैं कि अगर वो आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई है,
अगर कोई बिजनेस ओनर एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर डील कर रहा है तो उसको कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है, चाहे उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी भी बनती हो। अब ये जो पॉइंट है ये किसके लिए आया था, मेनली क्या है कि कुछ ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं जो कि एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर डील कर रहे, ठीक है, तो उनको जीएसटी नंबर लेने की नीड नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीटीए की सर्विस ले ली। अब जीटीए की सर्विस के ऊपर आपको पता है कि जो टैक्स है वो रिसीवर को पे करना है। जीटीए की सर्विस अगर आप ले रहे हो तो आरसीएम के अंदर जीएसटी की लायबिलिटी आपकी बनती है। अब जीटीए की सर्विस आपने ली तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। सेक्शन 23 आपको कह रहा है कि आप एग्जम्प्ट सप्लाई में डील कर रहे हो, बट सेक्शन 24 कह रहा है कि अगर आपने कोई आरसीएम के अंदर कोई जीटीए की सर्विस ली है कोई इस तरह की, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो इस यूनियन बजट के अंदर ये इन्होंने एक मेजर रिलीफ दिया है, जिसके अंदर इन्होंने क्या बोल दिया कि सेक्शन 23 जो बोलता है आपको उसी को ऑप्ट करना है, और बाकी सारे सेक्शंस को सेक्शन 23 ने ओवरराइड कर दिया। मीन्स सिंपल सी बात है, अगर आप एग्जाम सप्लाई के गुड्स के अंदर डील कर रहे हो और आपने जीटीए की सर्विस अवेल की है तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू फाइल जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 8 and GSTR 9 for the tax period shall be 3 years from the due date of furnishing the return। जीएसटीआर 1 आपको पता है जिसकी की ड्यू डेट हमारी क्या रहती है 11, 3B की हमारी 20th रहती है, और 8 ई कॉमर्स के लिए जो टीसीएस के रिटर्न्स होती हैं, और जीएसटीआर 9 जो हमारी एनुअल रिटर्न है। तो इसके लिए उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि जो भी आपकी ड्यू डेट है उसके 3 साल तक ही आप अपने रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएंगे। लेट अस सपोज अगर हम बात करें जनवरी 2020 की, जनवरी 2020 की अगर हम बात करें जीएसटीआर 3B, तो जनवरी 2020 की जीएसटीआर 3B आपकी कब जाएगी 20th Feb 2020 को, ठीक है। अगर आप उसमें अब 3 इयर्स ऐड कर दो तो आपके पास ड्यू डेट कौन सी हो गई 20th Feb 2023। सो दैट मीन्स अगर आपकी कोई जनवरी 2020 की जीएसटीआर 3B आपकी पेंडिंग है तो आप उसको कब तक फाइल कर पाएंगे 20th Feb 2023 तक ही फाइल कर पाएंगे, इसके आगे आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने पोर्टल के ऊपर 3 इयर्स का लॉक लगा दिया, किसी भी तरह से आप पोर्टल के ऊपर फाइल नहीं कर पाओगे। अगर उसके बाद भी 3 साल के ऊपर भी आपको कोई रिटर्न फाइल करनी है तो फिर वही प्रोसीजर होगा कि आपको डिपार्टमेंट के पास जाके रिक्वेस्ट करके कुछ अपना वो देना पड़ेगा, तो वहीं से आपको कोई लॉक ओपन होके तो वही वो रिटर्न वहीं से फाइल करवा पाएंगे, अगर वो भी फैसिलिटी उन्होंने दी। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि 3 इयर्स, दैट मीन्स 3 इयर्स तक ही पोर्टल के ऊपर आपकी अवेलेबिलिटी रहेगी रिटर्न फाइलिंग की। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ एन एक्सपोर्ट रिफंड द अमाउंट ऑफ द प्रोविजनल रिफंड शैल बी 90% ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड। एक्सपोर्ट के केस में जो आपका रिफंड होता है उस केस में आपका क्या रहेगा, जो आपने अमाउंट क्लेम किया उसका 90%। पहले क्या होता था, इसमें से आईटीसी को माइनस करके उसका 90% हम लोग लेते थे, तो इसके अंदर उन्होंने बोल दिया जो प्रोविजनल रिफंड आपका क्या रहेगा विल बी 90% ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड। नेक्स्ट, rules will provide the manner of computation of the period of delay for calculating interest on delayed refunds under section 56। इस पॉइंट के अंदर क्या है, आपने मान लो रिफंड की एप्लीकेशन लगाई, अब जिस दिन से आपने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई और जब आपके पास रिफंड आया उसके अंदर अगर आपका गैप 60 डेज से ऊपर हो, ठीक है, अगर जो उसके अंदर जो डिले है वो 60 डेज से बियॉन्ड हो जाते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। रिफंड के साथ साथ जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका इंटरेस्ट सेटल करने का कंप्यूट कैसे करना है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। Cease to prescribe such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed for computation of period of delay beyond 60 days from the date of receipt of refund application, जिस दिन आपके पास refund application आई डिपार्टमेंट में, till the date of refund, जब आपके पास refund आया, और अगर दोनों का डिफरेंस कितना है 60 डेज से ऊपर हो गया तो उस केस में for the purpose of calculation of interest on delayed refunds, तो अगर आपका जो डिलेड रिफंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी तो उसके लिए क्या मैनर रहेगा वो गवर्नमेंट अभी डिसाइड करेगी और बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, e-commerce operator is liable to pay the penalty under section 122 if he allows any person to supply goods
through its platform unless he has the immunity from registration or interstate supply. ठीक है, so that means इसके अंदर क्या है, 122 के अंदर एक नया सबसेक्शन इंसर्ट होने जा रहा है 1B, जिसके अंदर क्या है, पेनल प्रोविजंस जो कि एप्लीकेबल होंगी हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर। अगर हमने फर्स्ट पॉइंट जो अपने डिस्कस किया था, फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या था कि कंपोजिशन स्कीम वाले जो टैक्स पेयर्स हैं जीएसटी में, वो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आ पाएंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपने गुड्स की सप्लाई कर पाएंगे, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट ही अपने सेल कर पाएंगे। पहले क्या होता था, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन ली है, इंटरस्टेट सप्लाई आप नहीं कर सकते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने गुड्स को सेल नहीं कर सकते हो। तो अब उन्होंने क्या किया, कंपोजिशन वालों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरेस्टेड सेल कर पाओ। ठीक है, अब इंटरेस्टेड कैसे होगे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जब उन्होंने अपना सारा लिखा होगा तो आपको कुछ ही सप्लायर्स ही वहां पे मिलेंगे, कस्टमर्स जो है वहां पे वो 1-to-1 डाटा ही आपको देंगे जो कि विद इन द स्टेट होंगे, इंटरेस्टेड वो भी आपको लोअर पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर ने इस चीज को इग्नोर करते हुए किसी को रजिस्टर कर लिया, लेट अस सपोज उसने किसी कंपोजिशन वाले को इंटरेस्टेड दे दी या अनरजिस्टर्ड को इंटरेस्टेड सप्लाई के लिए दे दिया, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पेनल प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, it has often been heard that the officer has initiated prosecution proceedings because the business owner is not allowing the officer to perform his duty, tampered with or destroyed evidence or documents, or is not giving wrong information. Now the business person cannot be arrested on these charges. Means इन्होंने क्या कर दिया, decriminalization of offences. कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं, लेट अस सपोज कि ऑफिसर आया, आपने ऑफिसर को आने नहीं दिया, ऑफिसर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दी, ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी नहीं या गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो इन सब चीजों की वजह से ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। पहले क्या होता था, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स के लिए 1 करोड़ के ऊपर होता था तो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर इनिशिएट हो सकती थी। अब प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स की लिमिट जो है वो 1 करोड़ से बढ़ा के उन्होंने 2 CR कर दी। नेक्स्ट, supply of goods from a place in the non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entering into India. इंडिया के अंदर आए नहीं, इंडिया के बाहर से सेल हो गए, पहले भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी थी और दूसरे भी, मीन्स दोनों जहां से गुड्स आए हैं और जहां गए हैं दोनों ही इंडिया के बाहर है। And supply of warehouse goods to any person before clearance for home consumption will be outside the purview of GST with effect from 1st July 2017. फर्स्ट केस में उसने क्या बोला, जैसे हाई सी सेल्स होती है जो कि इंडिया के बाहर से आपकी सेल हो रही है, इंडिया के अंदर क्योंकि आपके गुड्स आए नहीं है। और सेकंड है बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, अगर आपने सप्लाई किए वेयर हाउस गुड्स तो दोनों कैटेगरीज के अंदर उन्होंने क्या बोल दिया है कि ये आपके जीएसटी के पर्व्यू से बाहर रहेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 2017, मींस जब से आपकी जीएसटी आई है तभी से उन्होंने इसको जीएसटी के बाहर कर दिया। It is also being clarified that no refund of such transaction or activities shall be available if the tax has already been paid in respect of such transaction or activities from 1st July 2017 to 31st January 2019. साथ के साथ उन्होंने एक और चीज क्लियर कर दी है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी, ये जीएसटी के पर्व्यू से बाहर रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई पुराने इन एक्टिविटीज के ऊपर, इन ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई पुराने जीएसटी पे कर चुके हो तो उस चीज का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मींस गवर्नमेंट कह रही है पहले कोई आपने जीएसटी पे कर दिया तो ठीक है, और अगर पे नहीं किया तो हमने उसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही जीएसटी के बाहर कर दिया। तो मीन्स हर तरह से गवर्नमेंट क्या देखती है, अपना फायदा देखती है कि अगर उसके पास जीएसटी आ गए तो उसको आप रिफंड नहीं मानो, लेकिन अगर आपने जीएसटी नहीं दिया है तो उसको जीएसटी उसके ऊपर देने की नीड भी नहीं है। तो ये सारी चेंजेस जो कि हमारे यूनियन बजट के अंदर हुई हैं और इसकी जो भी है एक्सप्लेनेटरी वीडियोस इसकी सारी बनके हमारे चैनल के ऊपर आ रही है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CS Insight, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।